Hello everyone. This side is Prashant Kumar. I am faculty of GK and also G. So actually मैंने यूपीएससी ट्रेंड को टीच किया है और लॉट ऑफ रिजल्ट दिए हैं। तो मेरे पास मोर देन 4 years का एक्सपीरियंस है इन टीचिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर एग्ज़ाम के हर एक पॉइंट को अच्छे से जानता हूँ, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आज जो है क्वेश्चन का पैटर्न कहाँ से हो रहा है, राइट। यहाँ मैं आपके सामने एक जो आपका सबके मन में डर रहता है कि जीके एंड जीएस वास्ट सिलेबस है, हाउ टू कवर इट, कैसे इसको कवर करें। तो मैंने यहाँ पर एक फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पर आधे घंटे या 40 मिनट में फिनिश करने की कोशिश की है आपको, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली कर लोगे, राइट। यहाँ पर देखते हैं हम। तो लेट्स सी फंडामेंटल राइट्स। तो पहले हम ये समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ देखें, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये किस पार्ट के अंदर आता है, राइट। जो कि इंडिया के अंदर जो है, इंडिया के संविधान के अंदर की बात करें हम, तो वहाँ पर कितने पार्ट्स हैं आप मुझे बता सकते हैं? 25 पार्ट्स हैं। मतलब कि 25 पार्ट्स हैं और जिसमें कि आपका थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट की बात करें हम, थर्ड पार्ट में आपका फंडामेंटल राइट्स। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है और कई बार क्वेश्चन बन भी चुके हैं, पूछे भी जा चुके हैं, राइट। तो चलिए, तो हमने देख लिया कि पार्ट थर्ड के अंदर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है के अंदर मेंशन किया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं? आर्टिकल 12 से 35 तक। तो प्लीज़ नोटिस हियर दैट 12 से 35 तक जो आर्टिकल हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आते हैं, राइट। अब ये जो राइट्स हैं ये कहाँ से इंस्पायरेशन हुआ? एक्चुअली इस राइट्स की बात करते तो यूएस से, यूएसए ने पहली बार बात की फंडामेंटल राइट्स के बारे में, राइट। वहाँ यूएसए से लिया गया है, वहाँ से इंस्पायर हुए और वहीं से फंडामेंटल राइट्स जो है कंसेप्ट लिया गया इंडिया के संविधान के अंदर, राइट। तो हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि जो इसके उद्देश्य है, एक्चुअली टू एंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिविजुअल जो है मतलब कि हर व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है, इनमें हो सकता है कि सिटीजन हो भी और नॉन सिटीजन, राइट, दोनों की बात कर रहा है कि इंडिविजुअल जो लिबर्टी होती है वो कहीं ना कहीं वो प्रोवाइड करता है। अब हो सकता है कि लिबर्टी हो कि इवन कि आपको बोलने का अधिकार हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन, ये जो राइट्स हैं किए गए हैं, राइट। यही ऑब्जेक्टिव है इस फंडामेंटल राइट्स का कि हर इंडिविजुअल पर्सन जो है, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो या ना हो, ये दिया गया है, राइट। फिर इक्वलिटी, इक्वलिटी का राइट्स भी है। यहाँ पर जितने भी सिटीजन रह रहे हैं सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं, राइट। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल राइट्स का। प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन, इट्स मीन दैट कि यहाँ पर ये भी मेंशन है, मतलब कि हमारे संविधान के अंदर ये मेंशन है कि अगर हम बात करें संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो हमारे संविधान में मेंशन है पावर्स प्लस में फंक्शंस, पावर एंड फंक्शंस किसके? गवर्नमेंट के। बट पावर एंड फंक्शन गवर्नमेंट के मेंशन है, लेकिन के ऊपर लिमिटेशन पावर है, लिमिटेशन है इनके ऊपर। लिमिटेशन कौन करता है? वो करता है फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो हमारे को दिया गया है, हर सिटीजन को दिया गया है। तो यदि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर या फंक्शन को अगर ऐसा लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन करे, ठीक है, हैम्पर करे, तो उनके ऊपर लिमिटेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जाकर के लॉ को नल एंड वॉइड करार देने के लिए से कोर्ट से गुजारिश कर सकते हैं, राइट। और कोर्ट ऐसा करता भी है, इंटरप्रिटेशन लॉ को देखता है कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स का हैम्पर कर रहा है या संविधान के जो भी लॉ बनाए गए हैं से बाहर वर्क कर रहे हैं, तो उसको
जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसको कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, अभी फार्मर वाला लॉ चल रहा था, तो फार्मर वाला लॉ को भी कैंसिल कर दिया गया, राइट। ये आपको समझ में आ गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन, राइट। फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक सिस्टम, और का जो मेन चीज है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रमोट करता है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, अगर आप समझोगे, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो भी लॉ बनाया जाएगा, जो लॉ होना चाहिए फॉर पीपल, फॉर पीपल, बाय पीपल, बाय पीपल, दैट की जो भी लॉ बनाएगा वो खुद लॉ जो है वो लोग ही बनाएंगे, और किसके लिए, खुद के लिए बनाएंगे वो। तो डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, अपने लीडर को, अपने लीडर को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और वो हमारे लीडर जो हैं वही हमारे लिए लॉ बनाते हैं, राइट। तो इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है एनफोर्सेबल बाय, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स का यदि कोई भी वॉयलेशन होता है या आपके राइट्स का हनन होता है, जैसे कि आपके राइट्स हैं, आपको राइट टू इक्वलिटी का राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी, राइट। चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हो, बट आपको राइट टू इक्वलिटी का राइट्स है। चाहे यहाँ पर कटघरे में चाहे गवर्नर खड़ा हो, चाहे डीएम खड़ा हो, राइट, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर खड़ा हो, सब बराबर रहेंगे लॉ के सामने, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप जा सकते हो अगर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट। यहाँ सब बराबर होने चाहिए। तो ये एनफोर्स किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल जो है 30 के तहत, और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल के तहत, राइट। तो बेसिक चीज़ें थी। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं राइट टू इक्वलिटी। तो आर्टिकल 14 से 18 तक, तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। तो हम देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या बात की है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इट्स मीन दैट की एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के सामने हर कोई इक्वल है। इट्स मीन दैट की अगर हम बात करें यहाँ पर कि लॉ के सामने everyone is equal, everyone is equal before the law, राइट। और उनको इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, चाहे वो अमीर हो, राइट, चाहे वो गरीब हो, डजेंट मैटर, चाहे वो डीएम हो, चाहे कॉमन फेलो, चाहे कॉमन मासेस हो, ये मैटर नहीं करता है। सबको इक्वलिटी का जो है राइट्स है, और वो आर्टिकल 14 बताता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट। ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, राइट। डिस्क्रिमिनेशन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। आप जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्म हैं। ये ऐसा नहीं कि चाहे किसी भी धर्म के इंसान हो, इंडिया के जो लॉ है उसके सामने सब बराबर है, राइट। रेस, किसी भी रेस से बिलोंग करते हो, मतलब रेस का मतलब हो गया कि जैसे आपने देखा हो कुछ सावले लोग हो सकते हैं, कुछ डार्क लोग हो सकते हैं, फेयर लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेंशन किया गया कीवर्ड, इस कीवर्ड को आपको याद रखना है। चाहे वो काला हो, गोरा हो, चाहे सांवला हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करता हो, इट डजेंट मैटर। किसी भी सेक्स का हो, मतलब हो सकता है कि वो सेक्स का मतलब कि मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, और अभी एक ट्रांसजेंडर भी डाला गया है, ट्रांसजेंडर भी डाला गया है, चाहे किसी भी मतलब सेक्स से बिलोंग करता हो, ठीक है। उसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इवन कि प्लेस ऑफ बर्थ, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब याद रखना, ये इंडिया के प्लेस की बात कर रहा अभी आप, ठीक है। अभी आप इतना समझो, चाहे वो केरला में पैदा हुआ हो, ठीक है, चाहे महाराष्ट्र में पैदा हो, चाहे बिहार में पैदा हो,
ऐसा नहीं कि बिहार में पैदा तो दिल्ली में आएगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी, उसको डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा नहीं, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो आई होप आपको आर्टिकल 15 भी समझ में आ गया। अब आर्टिकल 16 की बात करते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लेकिन याद रखें यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी किसके बेस पे, यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे, राइट, किसी भी रेस से बिलोंग करे, किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, किसी भी सेक्स से बिलोंग करे, राइट, या कहीं का भी रेजिडेंस हो, याद रखना एक रेजिडेंस हो, और प्लस में हो सकता है कि कोई डिसेंट हो, उसका डिसेंट का मतलब कोई पूर्वज, राइट। अगर कोई भी किसी कहीं भी प्लेस का मान के चले कि हम रेजिडेंस की बात करें कि हम ये बोलें तो बिहार का है, तो ऐसा नहीं कि बिहार का है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगी। अब ये नहीं कि केरला का कोई पर्सन एजुकेटेड उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब के अंदर, राइट। ऐसा मना नहीं कर सकते कि हाँ आप बिहार से बिलोंग करते हो हम आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो रेजिडेंस के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये 5 पॉइंट जो है आपके यहाँ पे देखो, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर रिलीजन, रेस, ठीक है, रेस, कास्ट, सेक्स, राइट, ये तो आप इंक्लूड करना है इसके अंदर, साथ में रेजिडेंस एंड डिसेंट वाला भी इंक्लूड कर देना, तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। डिसेंट मतलब कि हो सकता है कि कोई आपके पूर्वज एंसेस्टर जो हो वो बहुत ज़्यादा वेल्थी पर्सन हो, राजा महाराजा वाले हों, ठीक है, एंसेस्टर आपके बहुत ब्रिलियंट हो, ऐसा नहीं कि अगर वो इस तरह की चीज़ें राजा महाराजा एंसेस्टर ने आपने कुछ फ्रीडम फाइटर में लड़ा हो तो कुछ स्पेशल दिया जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, सब लोग बराबर हैं, राइट। हाँ, एक्सेप्शनल केस है इसके अंदर, पब्लिक अफेयर में आज भी कहीं कहीं जो रेजिडेंस है उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाती है। आपने देखा होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, जो भी जैसे आपने बिहार का फॉर्म देखा होगा, अगर बिहार का कोई फॉर्म आता है चाहे बीपीएससी हो चाहे अदर फॉर्म आओ, तो उसमें देखते हैं कि अगर बिहार का कोई रेजिडेंस है तो उनको क्या देते हैं, एक छूट देते हैं, किसकी, एज छूट, एक तो एज की छूट मिलती है और साथ में उनको फीस पेमेंट जो होती है वो नल कर देते हैं, मतलब कि नो फीस। ये तो कर सकते हैं इतना स्पेशल अगर बिहार के हैं, बट जॉब में नहीं कर सकते कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं कर सकते हैं, राइट। क्या आप समझ गए होंगे अच्छे से, आई होप। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एबोलिश ऑफ अनटचबिलिटी। ये बहुत सिंपल है कि जो है अनटचबिलिटी जो आपने पहले देखा होगा, जो छोटी जाति के लोग हुआ करते उनको टच नहीं किया जाता, ठीक है, बड़ी जाति लोग ऐसा व्यवहार करते थे, बट ये है कि यहाँ पर अनटचबिलिटी वाला एबोलिश कर दिया, राइट। तो अंडर आर्टिकल 17। अब देखते हैं आर्टिकल 18, ये क्या कहता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट एकेडमिक मिलिट्री, मतलब कि जो टाइटल्स हुआ करते थे पहले, टाइटल कैसे हुआ करते, जैसे आपने सुना होगा राजा, महाराजा, राजा महाराजा, सर, दिनकर राय, इस तरह के जो टाइटल हुआ करते थे सबको कर दिया एबोलिश। ये ब्रिटिश ने दिया था, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है मार्केट, मतलब सोसाइटी के अंदर, तो इसलिए इसको एबोलिश कर दिया गया। बट कहा कि जो अकेडमी को मिलिट्री टाइटल है वो दिया जा सकता है, लेकिन इसको पब्लिक आप यूज नहीं करोगे। अब अकेडमी को मिलिट्री कैसे, आपने सुना होगा पद्मा भूषण, पद्मा भूषण अवार्ड, अब ये तो पद्मा भूषण या भूषण अवार्ड हो गया, राइट। ये सारे क्या अवार्ड हैं, आप ये जो टाइटल है ये आप यूज कर सकते हो, बट पब्लिक ही यूज नहीं करोगे कि हर जगह आप यूज करना है, राइट, इसको अबॉलिश नहीं किया गया है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम की बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 19 से 22 तक जो है वो राइट टू फ्रीडम की बात करता है, राइट। तो वह आर्टिकल 19 फर्स्ट के अंदर 6 फ्रीडम है, ये 6 फ्रीडम जो है आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि हो सकता है जैसे कि एसएससी के एग्ज़ाम में हो गया, राइट, उसमें थोड़ा सा एनडीए के एग्ज़ाम हो गया, तो आप थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं एग्जामिनर, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 जो है फ्रीडम जो है, मतलब 6 फ्रीडम्स है, कौन कौन से फ्रीडम्स है, आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। पहला कि
बोलने का अधिकार, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। समझो कि अगर आपको बोलने का अधिकार मिल जाए, ठीक है, अब आप सोचो कि मुझे बोलने का अधिकार मिल गया है तो ठीक है, मैं बोलूँगा, तो मुझे एक असेंबली बनाने का भी अधिकार दे दिया है कि मैं संगठन बना सकूँ, ताकि लोगों का संगठन बने और वो मेरी मेजोरिटी में है, मैं उनसे डिस्कस कर सकूँ, ठीक है। अब असेंबली मिल गया तो मुझे कुछ मतलब पीसफुल असेंबली बना सकूँ मैं और वहाँ डिस्कस कर सकूँ, राइट। असेंबली बना सकूँ मैं पीसफुल, याद रखना पीसफुल, मैं मैं बातचीत कर सकूँ, डिस्कशन कर सकूँ, राइट। कोई भी अगर सोसाइटी के अंदर मुझे कुछ करना है या फिर कुछ अपने एनजीओ के लिए करना है, अब मुझे ये राइट्स है। अब मुझे ये मिल गया तो ये बताइए कि मुझे एसोसिएशन बनाने का भी अधिकार मिल जाना चाहिए। आपने देखा होगा ना एसोसिएशन और यूनियन, लेबर यूनियन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें बनाने का अधिकार, बजरंग दल, ऐसे बनाने का मुझे राइट्स मिलना चाहिए, ताकि जो है मुझे बोलने का अधिकार मिले, इस यूनियन की कुछ समस्या होती है वो बोल सके, है। अब मुझे ये तो मिल गया, ठीक है। अब मुझे मिलना चाहिए कि मैं कहीं भी फ्रीली मूवमेंट कर सकूँ, मतलब मूव कर सकूँ फ्री कहीं भी, तभी तो मैं अपना प्रचार या फिर अपनी बातों को रख सकता हूँ, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको याद करने का तरीका। अब आपको फ्रीली मूवमेंट हो गई तो अब आप सोच रहे हो कि कहीं मुझे रेस्ट करने को भी मिलनी चाहिए, कहीं मैं अगर बिहार से स्टार्ट किया और आप चले गए मध्य प्रदेश, तो आपको वहाँ रेस्ट करने के लिए जगह मिलनी चाहिए। तो अब हो सकता है कि आप कहीं भी रह सकते हो, रेजिडेंस, ठीक है, एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी आप रेजिडेंस ले सकते हो, मतलब बना सकते हो अपना घर और रह सकते हो, राइट। अब ये मिल गया तो भाई हो सकता है कि आपका मूवमेंट स्टार्ट बहुत टाइम लगे, तो रेजिडेंस तो मिल गया, अब ये भी मिल जाए, कहीं मैं जाऊँ तो थोड़ा बिजनेस भी करने का मुझे अधिकार मिल जाए। तो कोई भी आप बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया आपका, ठीक है, प्रोफेशन हो गया आपका या फिर कोई बिजनेस हो गया, तो वो आपको करने का अधिकार जो है ये आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, ट्रेड भी कर सकते हो। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, राइट। अच्छा ठीक है, एक चीज़ देख देना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखा है, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप जो मन आए यहाँ पर आप प्रोफेशन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो और ट्रैफिकिंग कर रहे हो, मतलब कि सेल और बाय कर रहे हो क्या, स्लेव, और ये तो बैन हो गया ना, बना हुआ है ये बिजनेस नहीं कर सकते आप। अब ये नहीं कि लिकर बैन, आप लिकर स्टार्ट कर दिया आपने जहाँ मर्जी, वो लाइसेंस लेना पड़ेगा उस प्रोसेस से पूरा, ठीक है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखे हैं यहाँ पर। अब ये नहीं कि यहाँ पर आपको घूमने का अधिकार मिल गया तो आप ट्राइबल एरिया में जाके घूमने लग जाओ, ठीक है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि पब्लिक ऑर्डर को, मॉरलिटी को और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, राइट। आर्टिकल 20 देखते हैं हम, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। यदि आपको कोई सजा मिलती है, सजा के केस में देखते हैं आर्टिकल 20 क्या कहता है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इट्स मीन्स दैट कि ये कह रहा है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है, अगर ए पर्सन कोई क्राइम करता है और वो क्राइम जो है हमारे लॉ के अंदर मेंशन ही नहीं है उस क्राइम के बारे में, अगर वो क्राइम मेंशन ही नहीं है, तो अब बताइए अब क्या होगा। जब क्राइम ही मेंशन नहीं होगा, इस केस में क्या होगा, उसको सजा मिलेगी नहीं, उसको सजा नहीं मिलेगी, पहले लॉ बनाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या हो सकता है, तब उसको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन है ही नहीं। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ऐसा नहीं कि क्राइम किया फिर उसके बाद लॉ बना रहे फिर उसके बाद सजा दे रहे हैं उसको, तो उसको सजा यहाँ पर मान के चलो कि नहीं मिलेगी, एक ना के बराबर ही मिलेगी, ये मान के चलो, राइट। अब एक है नो डबल जियो पार्डी, मतलब कि इसका मतलब कि दो बार किसी को सजा नहीं मिलेगी। अब एक ने मर्डर किया, ए ने मर्डर किया, एक मर्डर करे चाहे दो मर्डर करे, तो ऐसा नहीं कि उसको दो बार सजा मिलेगी, दो बार फांसी मिलेगी। फांसी जो भी मिलेगी चाहे उम्र कैद जो भी मिलेगा 7 साल के लिए 14 साल के लिए, वो वन टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं दो बार सजा मिलेगी, राइट। नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, अब देखा होगा आपने, पुलिस हो सकता है कि आपको मार के पीट के आपको क्या करे, जबरदस्ती बोले कि आप कबूल करो कि आपने ये गुनाह किया है, ऐसा कभी नहीं कर सकती है, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप खुद ही अपनी गवाही नहीं दोगे कि हाँ मतलब मैं खुद ही गुनहगार हूँ, ओरली नहीं दे सकते। लेकिन हाँ अगर आपके फिंगरप्रिंट मिल जाए, कोई एविडेंस मिल जाए, तब तो आपको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो
आप देखते हैं आर्टिकल 21, ये कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अंदर बहुत चीज़ें आती हैं कि आपकी लाइफ की बात करता है और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है इसके अंदर, राइट। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से कई सारे इसमें चेंजेस लाए गए हैं, जैसे कि आपकी खुद की प्राइवेसी है, आप घर में चाहे बैठ के कुछ भी कर सकते हो, इवन कि आपको ड्रिंक करना हो तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। क्लीन एनवायरनमेंट, आपको क्लीन एनवायरनमेंट मिलने का अधिकार है, वो भी फंडामेंटल राइट से ही है। आपको एजुकेशन मिलना है, वो भी फंडामेंटल राइट से, बट सिर्फ 14 साल के लिए तब बता रखा है, ठीक है। बेसिक राइट्स, इवन कि आपको राइट टू स्लिप का भी अधिकार है, यहाँ पर स्लिप करने का भी अधिकार है। ये सारे जो राइट्स देख रहे हो ना आप, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अब आर्टिकल 22 देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन केसेस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, टू प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजन। इट्स मीन्स दैट कि आपको क्या है कि अरेस्ट किया जाएगा, डिटेंशन भी होगा, मतलब आपका हो सकता है कि ना पुलिस आपको आए 24 आवर्स में, अगर आपको अरेस्ट किया है पुलिस ने, तो पहले तो आप पूछ सकते हो कि भाई रीजन बताओ, रीजन बताया, फिर 24 आवर के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको पेश करना है, मतलब एस डीएम वाले कोर्ट में आप मान के चलो, वहाँ पेश की ज़रूरी है, राइट। तो ये चीज़ हो सकता है, और इवन कि आप जो है अपना लॉयर भी हायर कर सकते हो, डिटेंशन भी कर सकते हो, ये राइट्स हैं आपके पास, राइट। तो आर्टिकल 22 ये कहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आर्टिकल्स 23 एंड 24। अब ये क्या करता है कि जो आर्टिकल 23 है, प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। अब ये कौन सी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ह्यूमन की ट्रैफिकिंग है, मतलब कि आप जो है ह्यूमन को सेल या बाय ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसके लिए आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल 23, राइट। और फोर्स लेबर भी नहीं कर सकते हैं आप, फोर्स लेबर भी नहीं कर सकते, मतलब कि आप उससे ये नहीं बोल सकते कि आपको वर्क करना है और आप उसको कोई पेमेंट नहीं दोगे, ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते उसके ऊपर, राइट। ये भी बैन कर रखा है आर्टिकल 23 के तहत, ठीक है। अब आर्टिकल 24 क्या कहता है कि प्रोहिबिट्स कर दिया चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स इन हजार्ड्स इंडस्ट्री। अब हजार्ड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो 14 साल से नीचे हैं, ठीक है, वो बैन कर दिया गया। 14 साल से जो भी नीचे हैं वो बैन है, वो जॉब मतलब कि किसी का जॉब नहीं करेंगे। लेकिन हजार्ड्स के अंदर, हजार्ड्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हो सकता है कि कोयल की इंडस्ट्री में कर रहे वर्क, एक बैंगल वाले चूड़ी में जिसमें, ठीक है, जिसमें कि उनको नुकसान पहुंचे, उनकी हेल्थ को इशू हो, उनके अंदर बैन किया गया है। लेकिन ऐसे जगह जहां उनकी मजबूरी है, 14 साल से नीचे बच्चे भी कुछ सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली को, लेकिन याद रखना इसके लिए थोड़ा सा लॉ जानना ज़रूरी है, राइट। इसके नीचे जॉब कर सकते हो लेकिन लॉ जानना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपको बेचना है तो आप फ्रूट्स सेल आउट कर सकते हो, थोड़ा सा हेल्थी रहेगा, ये साफ़ सुथरा काम रह सकते हैं, राइट। ये भी मेंशन किया गया है इसके अंदर। अब देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक। तो जो आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्सिस्टेंस, मतलब कॉन्शियंस का मतलब हो गया आपका कि आप जो है आप फ्री हो, मतलब कि आप फ्री हो किसी भी रिलीजन को मारने के लिए, आप फ्री हो किसी भी धर्म को मानो या ना मानो, रिलीजन को मानो या मत मानो, आप फ्री हो, आपको कोई इंसिस्ट नहीं करेगा। फ्री प्रोफेशन, मतलब आप कोई भी धर्म जो है वो फॉलो कर सकते हो, फ्री हो आप, चाहे आपका मन करे, चाहे हिंदू हो तो मुस्लिम धर्म को फॉलो कर लो, मुस्लिम हो तो हिंदू धर्म को फॉलो करो, ये फ्री है, आपको ये राइट्स दिए गए हैं आपके, राइट। प्रैक्टिस, आप कोई भी रिचुअल फॉलो कर सकते हो,
चाहे अपने धर्म का हो चाहे दूसरे धर्म का रिचुअल फॉलो कर सकते हो आप फ्री हो। होता नहीं, जैसे कि हम खान सर की बात करें तो उन्होंने क्या किया, वो देखो आप रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, दीपावली मनाते हैं, तो फ्री है ना, वो कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी रिचुअल को मान सकते हैं वो। फिर प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन का मतलब होता है कि आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो आप। लेकिन याद रखना, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो लेकिन आपको इंसिस्ट नहीं करना है, लोगों को जबरदस्ती नहीं करना है कि आपको धर्म फॉलो करना ही है, जो कि ब्रिटिश लोग करते थे पहला, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब कि आप अपने धर्म को, जो भी धार्मिक चीज़ें हैं वो आप अपना खुद से मैनेज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप जो है, जैसे कि चर्च खोलने की परमिशन है, चर्च खोल सकते हो, टेम्पल खोल सकते हो आप, मंदिर, हमारे माता जी का मंदिर, राइट। तो आप फ्रीडम हो कि आप ये सब चीज़ें ओपन करने के लिए, आप फ्रीडम हो, आप ओपन कर सकते हो, राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जहाँ मर्जी ओपन कर दें, इलीगल प्लेस पे ओपन कर दें, रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर, ठीक है। तो आर्टिकल 26 ये कहता है। आर्टिकल 27 ये कहता है कि पेइंग टैक्सेस फॉर रिलीजन प्रमोशन। मतलब कि आपको क्या है, टैक्स पे करने के लिए अगर कोई बोलता है धर्म के लिए, आप जो है चर्च में आपको बोलेगा कि टैक्स पे करना है आपको, ठीक है, वो बैन है यहाँ पर, टैक्स पे नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप जो देते हो ना, हम लोग देते हैं तो फीस देते हैं, कहीं पर्ची कटवाते हैं तो टैक्स पे नहीं करते हम लोग, फीस दे सकते हैं लेकिन टैक्स बैन है आर्टिकल 27 के तहत, राइट। ये हो गया आपका। आर्टिकल 28 ये कहता है कि आपका जो धर्म है, रिलीजन इंस्ट्रक्शंस है, वो स्टेट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या हो सकता है, फ्रीडम है। मतलब कि अगर बात करें, अगर स्टेट कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन करता है, जैसे कि आपने देखा होगा एजुकेशन सिस्टम जो है स्कूल कॉलेज है, इसका है, स्टेट का है, तो इसके अंदर नहीं कि आप धर्म का प्रचार करने लग जाएं, आप बाइबल पढ़ाने लग जाए या गीता पढ़ाने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। हाँ, प्राइवेट अगर स्कूल है आप उसमें कर सकते हो, प्राइवेट स्कूल है, चर्च वाला स्कूल है, तो आप उसमें पढ़ाइए बाइबल, बाइबल पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन आप स्टेट वाले स्कूल के अंदर नहीं, वहाँ नहीं पढ़ा सकते आप, वहाँ सब लोग इक्वल है, राइट। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे हैं हर एक पॉइंट को। नेक्स्ट देखते हैं हम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल्स 29 एंड 30। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, ये कहता है कि प्रोटेक्ट्स द कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज की बात करें तो यहाँ पर माइनॉरिटीज की कौन कौन से, या आप बोल सकते हैं मुस्लिम, सिख, राइट, ये सारे जो हैं माइनॉरिटीज के अंडर में आते हैं। तो इनकी जो कल्चर है, उनके लैंग्वेज हैं, स्क्रिप्ट है, को प्रोटेक्शन करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ध्वंस हो गए तो इसका मतलब हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा, माइनॉरिटी का तो इतिहास खत्म हो जाएगा ना। तो प्रोटेक्शन करने की बात करते हैं आर्टिकल 29 के तहत, राइट। आर्टिकल 30 ये क्या करते हैं कि जो माइनॉरिटी है कि रिलीजन और लिंग्विस्टिक कैन स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये क्यों परमिशन दी गई है, ताकि जो है वो माइनॉरिटी जो है उनके रिलीजन और लिंग्विस्टिक अपने लैंग्वेज को बचा सके, राइट। अब मुस्लिम है, अब मुस्लिम अगर वो जो आपने देखा हो दरगाह, दरगाह या फिर आप जो मॉस्क्यू देखते हो, आप मॉस्क्यू देखते हो, तो मॉस्क्यू के अंदर क्या है, वहाँ पर कुछ पादरी होते हैं, वो जो है वहाँ पर ये कुरान के बारे में पढ़ाते हैं, राइट, ताकि कुरान और वहाँ पे उर्दू में पढ़ाया जाता है, ये उनके पास राइट्स हैं, राइट। लेकिन खुद इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तो वहाँ पर टीच कर सकते हैं, ताकि माइनॉरिटी की एक धर्म और लैंग्वेज बची रहे, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आर्टिकल 32 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, यही जो है समझ ले कि ये हार्ट है एक तरह का, यही हार्ट है संविधान का, सबसे इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल 32, मतलब फंडामेंटल राइट्स का ही बोल सकते हो आप और संविधान का ही बोल सकते हो। कैसे,
कॉल हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? क्योंकि इसको क्यों बोला गया? यही संविधान का दिल है और आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत, आप ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 32 के तहत, अंडर आर्टिकल 32 के तहत आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यदि आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो। बड़ी बात हो गई, राइट? हम इसको बोल रहे हैं अगर ये आर्टिकल 32 अगर हट जाए तो हमारे पास अधिकार क्या, तो किस बेस पे जाओगे आप और डायरेक्टली कहाँ जाओगे आप? सुप्रीम कोर्ट, नॉट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप, सीधा बड़े वाले कोर्ट में। इसलिए इसको हार्ट एंड सोल बोला गया, राइट? अब कुछ रीट्स है। रीट्स मीन्स दैट की ऑर्डर, ऑर्डर कौन से? एक लीगल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और ये ऑर्डर कौन करता है? ये करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, राइट? दोनों का पावर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के पावर जो है आर्टिकल 32 वाली जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम सुप्रीम कोर्ट वाली पावर की डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। वैसे सेम चीज़ है, हाई कोर्ट के पास भी पावर है, बट हम यहाँ पे कंटेक्स्ट देते हैं सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 देख रहे हैं ना, इसलिए, राइट? तो रिट्स लीगल ऑर्डर क्या जारी कर सकते हैं? हैबियस कॉर्पस। इट्स मीन्स दैट कि अब हो सकता है ना कि कोई पर्सन ऐसा हो, एक पर्सन है, ए पर्सन, और आपको क्या है, आप यहाँ खड़े हो, वो आप पे निगरानी रख रहा है, बार बार वो देखे जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या कहाँ जा रहे हो, ठीक है, कब उठते हो, कब जागते हो। ये क्या है, आपको एक अजीब सा फील होगा कि मुझे निगरानी क्यों रख रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। तो इसको बोलते हैं क्या, हैबियस कॉर्पस के अंडर जो है, यदि कोई आपको अनलॉफुल डिटेन करता है, अनलॉफुल, अनलॉफुल डिटेन करता है, नज़रबंद करता है आपको, ठीक है, आप पे निगरानी रखता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। पहली चीज आपको समझ में आ गई, हैबियस कॉर्पस। सेकंड है मंडामस, वी कमांड। इट्स मीन दैट कि आप जो है कंपेल कर सकते हो पब्लिक ऑफिसर को की ड्यूटी करने के लिए। मीन्स दैट कि मान के चलिए कि आपको पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके सारे वेरीफाई हैं, बट आपको पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो जो ऑफिसर आपको पासपोर्ट जारी नहीं कर रहा है, तो इस केस में आप क्या करोगे? आपके पास राइट्स है, वो ड्यूटी अपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है वो ऑफिसर, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाइए। इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करेगा मंडामस, राइट? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। प्रोहिबिशन, स्टॉप ए लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग जुडिक्शन। अब हो सकता है ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा अपने गांव एरिया में, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे की जो गांव एरिया से बिलोंग करते हैं, जो कि देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर उनका उनके साथ इंसाफ नहीं मिलता है, इनजस्टिस होता है उनके साथ। अब इनजस्टिस होगा तो वो कहाँ जाएंगे? हो सकता है ना यहाँ पे पैसे कुछ खिला दो, करप्ट हो गए हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो ये, और इनका कुछ जुडिक्शन है भी नहीं, जो इन्होंने ऑर्डर दे दिया, ऐसा ऑर्डर दे दिया जो इनके अंडर में था भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में, वो था हाई कोर्ट के अंडर में, लेकिन फिर भी इन्होंने ऑर्डर दे दिया। तो क्या हो सकता है? प्रोहिबिशन। जो हायर कोर्ट है, हायर कोर्ट कौन? आपके हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो इसको कैंसिल कर सकते हैं कि तुम्हारे पास अधिकार था नहीं जस्टिस देने का, आप ऑर्डर देने का, आपने ये निर्णय ले कैसे लिया, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सर्चररी। अब इसका मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर केस टू हायर कोर्ट या क्वेस लोअर कोर्ट्स ऑर्डर। मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पर जो लोअर लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें हम, यहाँ बात कर रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में जो है, जो वहाँ पर केस है, वो यहाँ पर जो केस है, वो जो केस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर है, यहाँ पर जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होना नहीं चाहिए, राइट? अब वो होना नहीं चाहिए, उसकी जजमेंट किसके पास होनी चाहिए? वो फैसला जो सुनाएगा वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इसका मतलब उसको कैंसिल भी कर सकता है,
जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया, राइट। और इवन कि वो ये भी हो सकता है कि इस केस को ट्रांसफ़र कर दो हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है ऐसा। तो ट्रांसफ़र करने के लिए सरसरी वाला जो है ये आपको याद रखना है। लास्ट है क्यू वारंटो, क्वेश्चन लीगलिटी ऑफ होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको समझिए ऐसे कि मान के चलिए कि आपको ये पता है कोई करप्ट है, कोई करप्ट या फिर इलीगल तरीके से, इलीगल वे से किसी को जॉब लग गई, जबकि वो जॉब के अधिकार राइट्स थे नहीं उसके पास, डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है उसके पास, आप जा सकते हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और बोलोगे कि जी ये जो है पब्लिक ऑफिस के अंदर होल्ड कर रखा है, इसके पास कुछ के राइट्स नहीं है और डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तो रद्द कीजिए। तो कोर्ट रिट जारी करेंगे क्यू वारंटो और इसको कैंसिल कर देंगे, इसकी जॉब रद्द कर देंगे, राइट। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क। ये जो लेक्चर था ये आपके जीके एंड जीएस जो आपके जनरल कॉम्पिटिशन में एग्जाम आते हैं उसके लिए एनफ है, जबकि मैंने थोड़ा बैकग्राउंड में डिटेल बताया, दैट इज एनफ, राइट। तो यहाँ पर कुछ और आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो देख सकते हो आप। अगर आर्टिकल 12 की बात करें तो 12 में डिफाइन किया है स्टेट के बारे में। अब स्टेट क्या है, मतलब स्टेट क्या है, स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट के अंदर यहाँ पर हर कोई आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब ये मैं बोलूँ गवर्नमेंट प्लस सिटीजन दोनों इंक्लूडेड इस स्टेट के अंदर। स्टेट का मतलब हो गया कंट्री, तो डिफाइन करता है स्टेट, तो इसके अंदर गवर्नमेंट के जितने भी हो सकते हैं पार्लियामेंट, राइट, पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, लेजिस्लेचर हो सकता है, एग्जीक्यूटिव हो सकता है, इसके अंदर जुडिशरी, पंचायती, म्युनिसिपैलिटीज, ये सब जो है इस डेफिनेशन के अंदर अंडर में आते हैं, स्टेट के अंडर में। सिर्फ डिफाइन कर रखा है व्हाट इज द स्टेट, और स्टेट में क्या क्या आएंगे तो आप सिंपली समझोगे ऑल थिंग्स जो चीज सब कुछ इसमें आएगा। आर्टिकल 13 डिक्लेयर लॉज इन कंसिस्टेंस विद फंडामेंटल राइट्स एज वॉइड, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा अंडर आर्टिकल 13 के तहत, क्या था सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि अंडर आर्टिकल 13 के तहत ये बोलेगा कि ये जो है जो भी लॉ बनाया है पार्लियामेंट में, हो सकता है ना ऐसा लॉ बनाए जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करे, तो कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट सकता है अंडर आर्टिकल 13 जो है जो भी आपने लॉ बनाया है उसको रद्द किया जाता है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करता है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 13 बताता है कि इनकन्सिस्टेंट, मतलब कि अगर कोई लॉ इनकन्सिस्टेंस होगा फंडामेंटल राइट के साथ तो उसको वॉइड करार दे सकते हैं अंडर आर्टिकल 13 के तहत, ठीक है। सस्पेंशन की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स जो है आपका सस्पेंशन हो सकता है, जैसे कोई इमरजेंसी लागू हो जाए, नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाए, इमरजेंसी केस में आपका जो है फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, बट आर्टिकल 20 और 21 ये नहीं होगा, राइट। तो आपको दो आर्टिकल याद रखने, 20 और 21, कभी भी किसी भी सिचुएशन में इसका सस्पेंशन नहीं होता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। अमेंडेबिलिटी, पार्लियामेंट को पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, लेकिन नॉट डिस्ट्रॉय देयर बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर किसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये उन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो हमारे संविधान के लिए नींव है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था 1948 में, जो हमारे संविधान की नींव है। क्या नींव है, पहली चीज फंडामेंटल राइट्स, राइट, डेमोक्रेसी, ये तो नींव है ना, रिपब्लिक, ये नींव है, इसको नहीं ला सकते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड कौन होता है, ये कोर्ट डिसाइड करता है, जो है जैसे कि कोर्ट में कई बार डिसाइड किया है
ठीक है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर, कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कोर्ट इसको जस्टिफाई करता रहता है टाइम टू टाइम, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अभी मैं इसके आगे और पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर डिस्कस कर दूंगा, राइट। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।